हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी में। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूं करंट अफेयर्स 21 जनवरी की, जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि करंट अफेयर्स जिस जगह मतलब पूछी जाती है, जैसे कि एग्ज़ाम में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस, बहुत सारी जगह जीके पूछी जाती है। करंट अफेयर्स हर जगह पूछी जाती है, हर जगह क्वेश्चन बनते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए आज हम बात करेंगे इस पीडीएफ के माध्यम से, जो कि 21 जनवरी की है 2023 की। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, जो कुछ पॉइंट्स हैं। पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और बेल आइकन की घंटी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप बेल आइकन की घंटी दबा लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट होता रहेगा और जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे हम आप लोगों के लिए। चलिए आज हम कुछ पॉइंट्सों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई शीर्ष पर है। अभी अभी बताया जा रहा है कि महिलाओं के रोजगार के लिए चेन्नई भारत का सबसे अच्छा शहर है और इसके बाद पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई का स्थान है। अवतार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कार्यस्थल समावेशन में विशेषज्ञ विशेष विशेषज्ञता वाली फर्म है। रिपोर्ट में महिलाओं को रोजगार के लिए अनुकूलन पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण के मापदंडों पर 111 शहरों को रैंक किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो को पूरा देखना है। चलिए, भारत में 79 में ग्रैंड मास्टर प्रदेश एम बने हैं, जो कि भारत को अपना 69वां ग्रैंड मास्टर जीएम तमिलनाडु के 16 वर्षीय प्रगणेश एम के रूप में मिला है। नॉर्वे के जीएम फ्रॉड ओलाव ओलसेन उर्केंडल और को हराने के बाद गणेश ने आवश्यक 2500 ईएलओ रैंकिंग प्राप्त की और खिताब का दावा करने के लिए अंतिम दौर में रिल्टन कप जीता है। रिल्टन कप जीता है। इसी के साथ वह इस साल के भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो अगला पॉइंट गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा ने सबसे पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 6 जनवरी के गोवा में पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी भारत के समावेश का पहला त्योहार का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे हम सभी के लिए एक स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2022 को अपने अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में नामित किया है। मौसम कार्यालय की राष्ट्रीय मौसम सेवा के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2022 यूके में अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में नीचे जाएगा। यूके में 11 महीनों के असामान्य रूप से खराब मौसम के शीर्ष पर एक रिकॉर्ड से इस मैसिंग समर हिट वेव जलती हुई चेरी थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बनने के लिए जापान से आगे निकल गया है। भारत बनाम जापान ऑटो बाजार नवीनतम उद्योग आंकड़ों के अनुसार भारत सीवाई 2022 में ऑटो बिक्री में जापान को पार करने में कामयाब रहा है। निक्केई एशिया ने शुक्रवार को रिपोर्ट किया कि भारत अब इतिहास में पहली बार दुनिया का
तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। प्रारंभिक परिणामों के आधार पर भारत के लिए कुल नए वाहनों की बिक्री कम से कम 4.25 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल जापान में बेची गई 4.2 मिलियन यूनिट से भी अधिक थी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे। अब चलते हैं आगे की तरफ, एक पॉइंट और है। ठीक है, चलिए। भारत ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की है, जो विदेश सचिव विनय क्वेत्रा ने शुक्रवार को कहा है कि एक नई और अनूठी पहल के तहत भारत 12 और 13 जनवरी को एक विशेष आवासीय शिखर सम्मेलन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की थीम एकता की आवाज़, एकता की उद्देश्य के तहत ग्लोबल साउथ के देशों को एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए एक साथ लाने की परिकल्पना की गई है। क्वात्रा ने कहा है कि इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्यूज आ जाते हैं, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक और HDFC बैंक। तो किसने किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, चेन्नई के ड्रोन स्टाफ गरुड़ एरोस्पेस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है, क्योंकि 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को किसान पुष्पक योजना के तहत ऋण के लिए स्वीकृति मिली है, जो कि ड्रोन ऋण से किसानों को फसल उत्पादन के लिए भूमि रिकॉर्ड संचालन और उर्वरकों, रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव में मदद मिलेगी। चलिए तो आगे देखते हैं अगला क्या है। हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होगी? तो कैप्टन सुरभि जाखमेल, कैप्टन लक्ष्मी शर्मा, कैप्टन ज्योति वर्मा, कैप्टन आरती चौहान। तो कौन होंगी? कैप्टन सुरभि जखमोला। ठीक है, कौन होंगी? कैप्टन सुरभि जखमोला होंगी। इनके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए इनके बारे में हम बात करें तो कैप्टन सुरभि जखमोला BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी, जो कि भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जाखमोला सीमा सड़क संगठन BRO के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 90 से अधिक वर्षों के बाद लोकतक झील में बतख की एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप देखी गई है। यह झील किस राज्य में स्थित है? तो ये किस में? मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। तो आपकी है किस में? मणिपुर में। मणिपुर में है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की लोकतक झील में 90 से अधिक वर्षों के बाद बतख की एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप देखी गई है। जो इस बतख की प्रजाति को पक्षी वैज्ञानिक कुमकुम जुगेश्वर और वन्यजीव खोजकर्ता मणिपुर के सदस्यों ने देखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आत्मकथा ऑरन बेंस्थित कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो चंद्रशेखर शर्मा को, के वेणु को। देखते हैं अगले दो ऑप्शन। तो किस किस को मिला है भाई? तो बाल गोपाल कृष्ण को, सुनील देसाई को। तो किसको मिला है? के वेणु को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? के वेणु को मिला है। चलिए के वेणु के बारे में जान लेते हैं। तो प्रसिद्ध लेखक के वेणु ने पहला फेडरल बैंक लिटरेरी
अवार्ड 2022 जीता है, जो 15 जनवरी को बेडू को उनकी आत्मकथा ऑरन वेन्सथिन ते कथा के लिए पुरस्कार मिला है। चल रहे केरल साहित्य महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित एक समारोह में उन्हें फेडरल बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बाल गोपाल चंद्रशेखर से पुरस्कार मिला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, हाल ही में जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसको किया गया है? डेविड वार्नर को, टॉम लाथम को और हैरी ब्रूक को और सूर्य कुमार यादव को। तो किसको किया है? हैरी ब्रूक को किया गया है। इनके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, तो इनके बारे में हम जानने की बात करें तो इंग्लैंड के उभरते स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक को जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार प्रदान किया गया है। दिसंबर 2022 के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के दौड़ में दो अन्य दावेदारों में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड थे, जिनको पीछे छोड़कर ब्रूक ने अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी, 17 जनवरी, ऑप्शन 2 और देख लेते हैं, 18 जनवरी और 19 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को मनाया जाता है। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। चलिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये है क्या? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो 19 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है, इस वर्ष 2023 को एनडीआरएफ ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। यह एनडीआरएफ कर्मियों के दृढ़ संकल्प और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए माना जाता है। चलिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? भाई, ये तो आपका मैच का है भाई, आप तो ये बता ही देंगे। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? माइकल ब्रेसवेल, शुभमन गिल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, बताइए। चलिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए, तो इसके कौन है? ईशान किशन कौन है? ईशान किशन की शुभमन गिल कौन है? शुभमन गिल हैं। ठीक है, इनके बारे में चलो जान लेते हैं। शुभमन गिल वनडे के दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि 18 जनवरी को भारत के दाएं हाथ से सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार पहला दोहरा शतक बनाया है। शुभमन गिल ने अपनी पारी के दौरान 149 गेंदों में 19 चौके और 9 छक्कों की मदद से 208 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं? 208 रन बनाए हैं। चलिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म बिड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। अगला ऑप्शन और देख लेते हैं, तो है कर्नाटक। तो किस में किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। चलिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। आज थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो करंट अफेयर्स है वो जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद होता चले। ठीक है, चलिए, रिनेव पॉवर ने कर्नाटक के गडक में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया है। यह नए पवन टरबाइन जनरेटर की देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना का हिस्सा होंगे, जो पवन और सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को जोड़ी जाती है। यह परियोजना सालाना भारत में पहले 1 मिलियन से अधिक घरों को बिजली देने के लिए ऊर्जा उत्पादन करेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक
भागीदार रूस और जापान बनाए। तो कौन बनाए? रूस, जापान और अमेरिका और कतर। तो कौन बना है? रूस बना है। कौन बना है? रूस बना है। तो इसके बारे में हम चलो जान लेते हैं। तो रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, जो अप्रैल और दिसंबर की अवधि के दौरान रूस से आयात 5 गुना बढ़कर 32.9 अरब डॉलर हो गया है। रूस से भारत आयात के कच्चे तेल और उर्वरक दो प्रमुख योगदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 जनवरी 2023 को निम्न में से किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सीबीआई ने, एनडीआरएफ ने, एसबीआई ने, सीआरपीएफ में। तो कौन ने बनाया है? एनडीआरएफ ने। किसने बनाया है? एनडीआरएफ ने। 19 जनवरी की बात है 2023 की। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 18वें स्थापना दिवस पर बल के कार्यों को सराहना दिया है। तो मोदी ने कहा है कि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और उन्हें सुरक्षित निकालने में इस संस्थान ने सराहनीय काम किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कंपनी ने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? तो किस कंपनी ने की है भाई? रिलायंस ने, महिंद्रा, अंडानी और टाटा। तो किसने की है? अंडानी कंपनी ने की है। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अंडानी समूह ने कहा है कि वह खनन क्षेत्र से जुड़ी परिवहन और लॉजिस्टिक के लिए हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रकों को तैनात कराएगा। एशिया के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति गौतम अंडानी की अगुवाई वाले समूह ने एक बयान में कहा है कि अंडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने खनन, लॉजिस्टिक एंड परिवहन के लिए हाइड्रोजन चलित ट्रक के विकास के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी 2023 में जैसिंडा अर्डन किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे? तो कौन देंगे? ऑस्ट्रेलिया के, अर्जेंटीना के, न्यूजीलैंड के, आइसलैंड के। तो कौन देंगे? न्यूजीलैंड के देंगे। ठीक है, जैसिंडा अर्डन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो किसके हैं भाई? आपके आइलैंड के हैं। ठीक है, वो सॉरी न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के इस्तीफा देंगे। चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने घोषणा की है कि वह फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगी और फरवरी के पहले हफ्ते में ही वह अपने पद से इस्तीफा देंगी। उन्होंने कहा है कि 14 अक्टूबर को आम चुनाव होंगे। ठीक है, कब होंगे? 14 अक्टूबर को आम चुनाव होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या। तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब बात करें इसके बारे में, तो भारत में पर्यटन व्यवसाय के अवसरों को समझने और तलाशने के लिए वैश्विक कारोबारों, विचारकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने के लिए पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत ने सामुदायिक विकास के लिए अनुदान के रूप में कितने मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की है? तो 100 से 154, 150 और 75। तो कितने की है? 100 की है। चलिए इसमें जान लेते हैं इसके बारे में। तो भारत ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के तहत 18 जनवरी को मालदीव पहुंचे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 2017 में, 21 में, 22 में और 20 में। तो कब किया गया? 2021 में प्रदान किया गया था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो नीलमणि फुकन को साहित्य में अपने समग्र योगदान के लिए वर्ष 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वह वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य और समोनी इंदिरा रायसम गोस्वामी के बाद असम में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले तीसरे व्यक्ति थे। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताएं। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों के पास नई तरीके से और हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद दोस्तों।